नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को प्रदेश सरकार इस बार हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। 21 अगस्त को पूर्व सीएम की द्वितीय पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित यूपी के मुख्यमंत्री सहित कई राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। साथ ही प्रदेश के मंत्रियों सहित करीब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के 5000 समर्थक शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वहीं श्री सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के समर्थकों से भी प्रदर्शनी मैदान में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का आह्वान किया है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के यूपी अध्यक्ष शहनवाज आलम ने राम मंदिर फैसले को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। दरअसल शहनवाज आलम ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का फैसला तथ्यों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर आधारित था। उनके इस बयान के बाद वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस में अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए बयान दिया गया है और कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के उत्तर प्रदेश के चीफ शाहनवाज आलम द्वारा दिया गया है, वो बयान अत्यंत निंदनीय है। अपनी क्रेडिबिलिटी कांग्रेस में बढ़ाने के लिए और कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, पब्लिक को गुमराह करने वाला पूरा बयान दिया गया है। उत्तर प्रदेश और कहीं भी भारतवर्ष में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सभी जगह मजारें और मस्जिद सुरक्षित हैं और कहीं भी इस प्रकार का उनको धार्मिक क्षति पहुँचाने, मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचाई जा रही है। अमरोहा में डीएम राजेश कुमार त्यागी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई। डीएम ने कहा कि सद्भावना दिवस मनाने का विचार सभी धर्म, भाषा और क्षेत्र के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। झांसी की मोड़ तहसील इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में सुर्खियां बटोर रही है। चाहे वो रोड निर्माण की बात हो या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सभी मामलों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार मनमाने ढंग से कार्य कराकर सरकारी धन का लाखों का गमन कर रहे हैं। ताजा मामला मोठ तहसील के ग्राम सेसा से जुड़ा हुआ है, जहां आयुष्मान भारत के तहत व शासन के आदेश पर बनाए जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के निर्माण में जमकर धांधली नजर आई है। सेसा में बनाए जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण में मानक को ताक पर रखकर घटिया किस्म की सामग्री निर्माण कार्य में लगाई गई है, जिस पर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नंबर 2-3 के तो गुम्मा लगे जा रहे हैं। मसाला भी सही नहीं लग रहा है इसमें और तार भी बहुत पतले लगाए जा रहे हैं इसमें। अच्छा मसाला नहीं है जी। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, कुछ जानकारी है? कोई जो भी विभाग के भी होवे वो विभाग वाले बनवा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं इसमें नंबर 1 का माल लगे, अच्छे दिन तक चले, काफ़ी समय तक भी चले। इसमें डर लगता है कि अगर माल कम लग रहा होगा तो कभी कभी ये डर लगता है, कभी समय पे अगर कोई हादसा होता है तो उसमें जो है दिक्कत पड़ती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भारत जुड़ चुके हैं। भारत, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आयोजन किया जा रहा है उसमें घटिया किस्म की सामग्री लगाई जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला झांसी के जो है मोड़ तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम सेसा का है, जहां पर यह सेंटर बनाया जा रहा है और ठेकेदार द्वारा अपनी मनमर्जी कर इसमें जो है घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। आप अगर तस्वीरों में देखेंगी तो जिस तरीके से यह गुम्मा लगाया जा रहा है वह बिल्कुल अगर उसे गिराएंगे तो वह टूट के उसे 4 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरीके का गुम्मा उसमें लगाया जा रहा है। भारत, क्या इस मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है और कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पे खड़ा हो जाता है कि जब इस तरीके की इमारत बन रही है तो उसकी जांच गुणवत्ता कहाँ चली जाती है, वह जिम्मेदार अधिकारी कहाँ चले जाते हैं जो इसकी देखरेख करते हैं। जी
जी, क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है जहां पर ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहा है? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल यह है कि जब यह बनकर खड़ा हो जाएगा और इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिलने लगेंगी वह 1-2 साल ही मिल पाएंगी, क्योंकि कई लोगों को अपनी मौत का डर इसमें सता रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनपद मैनपुरी के कस्बा वेवर के स्थित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिलौसा का हाल बेहाल है। यह अस्पताल वार्ड बॉय के भरोसे चल रहा है। अस्पताल डॉक्टर की कुर्सी मिली खाली वहां पर। यहाँ डॉक्टर कब आते हैं और कब जाते हैं इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। वार्ड बॉय के अलावा कोई भी मौके पर नहीं मिलता है। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिलौसा अस्पताल तो खुला मिलता है, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, जिससे मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रधान प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण दवाई लेने आते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नदारद मिलने पर मरीजों को निजी क्लिनिक पर जाकर इलाज कराना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अर्चना, पंचायत सहायक। कहाँ के रहने वाली हो? यही चिलौसा। चिलौसा। पीएससी का क्या हाल है? पंचायत सहायक में ऐसा ही चल रहा है। अभी 4-5 दिन की बात है, घर में बच्चे वगैरह आई फ्लू भी हो गया था और फीवर वगैरह भी आ रहा था, तो हमने बोला वहाँ जाके दवाई ले आओ जाके। तो यहाँ आए हैं तो ना तो ड्रॉप दी और ना ही दवाई दी, 2 गोलियां पकड़ा दी, बच्चों को भेज दी अब घर पर कि अब नहीं यहाँ पे कुछ भी, ऐसा बोला यहाँ पर। यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध है या नहीं है? अभी तो नहीं है, अभी तो यही है कि आप जब दवा लेने आई थी तब यहाँ कोई मिला था आपको? हम नहीं आए थे, बच्चे आए थे। बच्चे आए थे, कोई डॉक्टर नहीं मिला था? तो नहीं, बच्चों ने ये तो नहीं बताया जाके, ये बोला कि 2 गोलियां दे दी और ये कर जाओ, ड्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं है। प्रधान, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर मरीज आते हैं लेकिन खाली बिना दवा के ही लौट जाते हैं, आपका क्या कहना चाहेंगे इस? हमने पूर्व में भी शिकायत की थी, माननीय सीएमओ साहब से भी शिकायत इसमें लिखित रूप में की गई जी। हर जगह मैंने शिकायत की गई, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अब अस्पताल की हालत देखिए, कहाँ पेड़, कितना जंगल तो यहाँ अस्पताल को बना रखा है, और डॉक्टर साहब तो यहाँ कभी आते ही नहीं। इसकी भी हमने शिकायत की थी, बीच में उन पर कार्रवाई भी हुई थी, डॉक्टर साहब को उनका वेतन रोक दिया गया। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब पहले कौन थे यहाँ? अनुज करके कुछ थे, उनका वेतन भी रोक दिया गया था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वर्तमान की स्थिति में क्या है? वर्तमान में यहाँ भी मौजूदा हम कोई डॉक्टर आते जाते नहीं, ये बेचारे अकेले यही जो देख रहे वार्ड बॉय और कोई नहीं आता। वार्ड बॉय के अलावा या पीएससी पे कोई नहीं है? ना दवाइयाँ समय में वितरण होते ही मरीज आते लौट जाते। जनपद कासगंज के ब्लॉक गंज डोडवारा के ग्राम पंचायत सुजालबलपुर में स्वच्छ भारत मिशन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान व जिम्मेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़कों गलियों में लगे गंदगी के ढेर व कचरे से लबालब नालियां भरी हुई हैं। अभियान के दावे की कलई खुल रही है। सफाई व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था ग्राम पंचायत द्वारा सफाई का कार्य नहीं कराया जा रहा है। फलस्वरूप ग्रामीण गंदगी के बीच गुजर बसर करने को मजबूर है। रायबरेली की गुल्लूपुर ग्राम सभा में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बिना गांव वालों की जानकारी के ग्राम सभा में चकबंदी कराने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर चकबंदी करानी है तो सभी ग्रामीणों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि बिना हम लोगों की सहमति के इस चकबंदी को हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और बताएंगे कि जिला प्रशासन के द्वारा गुप्त तरीके से चकबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ गुल्लूपुर ग्राम सभा में बगैर कोई जानकारी, चोरी चोरा, जनता को कोई जानकारी नहीं, अपने मन से दस्तखत कर देना, अंगूठा करके सारे पेपर भेज के अपनी मर्जी से चकबंदी करवाई जा रही है। अतः हम लोग ये नहीं चाहते हैं गुल्लूपुर कोई ग्राम सभा कि आदमी की चकबंदी हो, हम लोग चकबंदी नहीं चाह रहे हैं। अगर उनको जनता साथ दे रही है तब वो चकबंदी करा सकते हैं, उसमें हम लोग कोई मतलब आगे का निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि चकबंदी ना हो और इसको यहाँ तक नहीं मुख्यमंत्री तक और चकबंदी आयुक्त तक प्रदर्शन किया जाएगा। विशेष सूत्रों से मालूम हुआ कि गुप्त मीटिंग होनी है। लेखपाल कल वहाँ से कोई चपरासी आया था चकबंदी विभाग से, उसने बताया 17 तारीख को मीटिंग। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पब्लिक को बुला लिया जाए, खुली बैठक हो जाए
8 दिन का 10 दिन का जितना समय मिले मुस्तैदी करवा के गांव की जनता को अवगत करा दिया गया। जातिगत आरक्षण के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश में हर जिले में कल्याण परिषद की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है। वहीं रायबरेली में भी पहुंची प्रदेश उपाध्यक्ष ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट में समाप्त होना चाहिए, स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और प्रमोशन में आरक्षण खत्म होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कहा कि संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, तो प्रतिभावान स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्या परिचय है आपका? मैं रेणु सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद से प्रदेश उपाध्यक्ष। किस लिए आई हैं आज? क्या DM ऑफिस आप लोग? ये DM ऑफिस हम आए हैं 5 सूत्री का ज्ञापन देने आए हैं। हमारे संगठन के द्वारा हर जिले से ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिया गया है और हमारे इसमें 5 सूत्री मांगे हैं। पहली हमारी मांगे ये है SC एक्ट खत्म किया जाए और दूसरी हमारी मांग है कि जो सरकारी नौकरी में प्रमोशन होते हैं उन प्रमोशन को आरक्षण के उसमें आरक्षण खत्म किया जाए। हमारी तीसरी मांग है आरक्षण, ये जो आरक्षण है इसमें पूर्ण समीक्षा हो, इसके आरक्षण की पूर्ण समीक्षा हो और जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण ना हो, आर्थिक जनगणना के आधार पर आरक्षण हो। कौशाम्बी में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चियों की हालत बिगड़ गई, जिसमें 2 सगी बहनों की प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि 2 चचेरी बहनों का प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक बच्ची के पिता ने पड़ोसी पर जहरीली टॉफी छत पर फेंकने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सौरई बुजुर्ग गाँव की बताई जा रही है। थाना कड़ाधाम क्षेत्र में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चियां हैं जो टॉफ़ी खाने से जिनकी तबीयत ख़राब हो गई है। इस प्रकरण में तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल से उनको जनपद प्रयागराज रेफर किया गया है, जिसमें 2 बच्चियों की आज दुखद मृत्यु हो गई है। परिजनों ने जो तहरीर दी है उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है। जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। 4 बच्चे लाए गए डॉक्टर साहब, जहरीली टॉफ़ी खाने से बीमार हुए हैं, क्या है? 4 बच्चे आए थे, उनको उल्टी टट्टी हो रही थी, गर्मी का सीजन है और स्थिति उनकी सामान्य है और 2 बच्चे वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए। 2 बच्चे भी इमरजेंसी में है, थोड़ा इनका मैनेज हो जाए तो उसके बाद इनको भी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब दोनों 4 बच्चे लगभग सामान्य है। वो तब कैसे बच्चे बीमार हो गए? बच्चे हमारे साथ सो रहे थे सुबह छत पे और कोई हमारे बिस्तर में टॉफ़ी फेंक दिए थे। बगल का जो पड़ोसी है ना, शिवशंकर पुत्र बुलाकी, उसने जहरीली टॉफ़ी फेंक दिया था दुर्भावनावश और उसी को हमारी बिटिया खा लिया है और हमारी भतीजी की भतीजियाँ थी तो उसको खिला दिया था। एक पोती लगे हमारी परिवार में, उसको भी खिला दिया था, जिससे सब लोग नशे की हालत में हैं, बार बार उल्टी कर रहे हैं। CSC इस्माइलपुर ले गए, वहाँ से रेफ़र कर दिया यहाँ संयुक्त जिला चिकित्सालय। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है राजकुमार प्रजापति। औरैया में छुट्टी होने के बाद घर आए शिक्षक द्वारा घर पर वोल्टेज कम आने के कारण स्टेबलाइजर लगाते समय करंट की चपेट में आने से शिक्षक अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में मोहल्ले के लोग शिक्षक को तत्काल CSC विधुना ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया है। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घटना जनपद विधुना नगर के सूरजपुर की बताई जा रही है। जी जो पेशे से शिक्षक थे, जो कन्नौज के सौरी ब्लॉक के मुखड़ा गांव में तैनात थे, आज अपना घर का इन्वर्टर सही कर रहे थे, जिसमें करंट उतरने से घायल हो गए थे। घायल अवस्था में CSC विधुना ले जाया गया था, जहां पे डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ पे इनकी इस समय कहाँ इनकी तैनाती है? इनकी पोस्टिंग सौरे ब्लॉक में मुखड़ा में थी। मुखड़ा में थी। क्या हुआ, कैसे हुआ हादसा? स्कूल से रास्ते में उन्होंने एक स्टेबलाइजर लिया था नया, वोल्टेज कम आते थे घर में ही लगाने के लिए, घर पे ले जाके पहले वही लगाने लगे तो उसी से करंट लग गया इनको। कितनी एज होगी?
एक लगभग 40 साल हो गए। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। झांसी में इन दिनों लकड़ी कटान का गोरख धंधा विभागीय मेहरबानी से जमकर फल फूल रहा है। विभागीय संरक्षण में लकड़ी कटान करने वाली माफिया बड़े पैमाने पर बेशकीमती लकड़ी की जमकर कटान कर रहे हैं। भले ही झांसी के जिलाधिकारी वृक्षारोपण कर जिले को हरा भरा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से हरे भरे बेशकीमती वृक्षों को काट कर उनका धंधा बसूर जारी है। झांसी की मौड़ तहसील में इन दिनों अवैध कटान जोरों पर है और यह अवैध कटान रेंज की मिली भगत से चल रहा है, अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है। आपको बता दें कि यह पूरा बाग का बाग जो था वो लकड़ी माफियाओं ने इसको काट दिया है, पूरी तरह पेड़ों को नष्ट कर दिया है और तस्वीरें आप देखेंगे, जहां तक देखेंगे वहां तक वृक्षों को पूरी तरीके से जड़ से काट दिया है। लेकिन इन पर कार्रवाई करने के लिए वन विभाग तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि वन विभाग के संरक्षण में यह पूरा गोरख धंधा बदस्तूर जारी है। जिले में की मौड़ तहसील के अंतर्गत यह जो रेंज बनाया गया है, वहाँ के अधिकारी मामलों पर संज्ञान नहीं लेते हैं। संज्ञान ना लेने से जो लकड़ी माफिया हैं उनके हौसले बुलंद हैं और वह लगातार लकड़ी का अवैध कटान कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लकड़ी के अवैध कटान पर अधिकारी क्या रोक लगाते हैं। भारत नामदेव, प्राइम टीवी, झांसी। गाजियाबाद में मोबाइल शॉप संचालक दीक्षित पाल की हत्या का मामला सामने आया है। युवक का शव अर्थला सड़क किनारे बोरे में बंद पड़ा मिला। हालांकि अभी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई है। युवक के परिजनों का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने महज एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि इस वारदात को अंजाम देने में कई लोग शामिल हैं। सभी को पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसीपी भास्कर वर्मा का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। फिलहाल एक युवक को हिरासत में लिया गया है। घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। मेरा बेटा दीक्षित पाल सुबह 10 बजे वो अपने ऑफिस गया था। वहाँ से पुलिस ने देखा कि मतलब वो जो है फोटो फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज में जो है आया कि वो उसका शटर जो है 1 बजे बंद हुआ और उसमें जो है वो घर की तरफ को आ रहा था, लेकिन वो दोपहर में घर नहीं पहुँचा और मुझे करीब 4:30 बजे के करीब पुलिस के द्वारा बताया गया कि आप मोर्चरी पहुँचो, आपके बेटे की हत्या हो गई है। क्या नाम है तुम्हारा? किरण पाल। क्या हुआ है, मसला क्या है मामला? उन्होंने उसको घर से बुलाया और उसको अपने दीक्षित पाल को, अच्छा, और दीक्षित पाल को बुला के घर पे अपने घर पे ले गए संजय कॉलोनी में, और संजय कॉलोनी में ले जाके उन्होंने अपने घर में मर्डर किया है। उनका पूरा घर इन्वॉल्व है, पूरे घर। कौन लोग हैं जिन्होंने किया है? वो दीक्षित, वो सुनील पाल, जो सुनील शर्मा है, विधायक जी हैं, उनका पीए बताया जा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत पाल है। क्या कहना चाहते हैं? छोटा भाई था मेरा जो चला गया दुनिया से। ठीक है जी, मेरे आप सभी से और पूरे प्रशासन से बस एक यही अपील है, जो आयुष शर्मा है जो एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मैंने मर्डर किया है दीक्षित का, उसकी ये अकेले की साजिश नहीं है, उसका पूरा ग्रुप है। कारण क्या है उसका मर्डर करने का? कारण उसका लूटपाट का कारण है। मेरा भाई जो है मोटी काफ़ी चैन पहनता था, वो 2-3 महीनों से उसके साथ लगा हुआ था, संपर्क बनाने में, यारी दोस्ती बनाने में, और उसी काम को इसने अंजाम दिया है। और ये जो ग्रुप में काम इन्होंने करा है और गवाही सिर्फ एक आदमी दे रहा है ना, उसका कारण ये है कि आयुष के जो पिताजी हैं वो हमारे विधायक सुनील शर्मा के यहाँ एज अ पीए हैं। भाई का मर्डर हुआ है और उन्होंने बुला के घर में करा है। कौन लोग हैं ये? आयुष शर्मा, उसके साथ और भी हैं। मेरा भाई अकेले के बस में नहीं आ सकता। उनके घर वाले हैं, उनकी औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, जो भी हैं, और हमें कुछ नहीं चाहता, हमें वे चाहते हैं सारे। अकेले के बस में नहीं आवे था मेरा भाई। जब मैं इतनी जोरदार हूँ ना तो वो अकेले के बस में नहीं आवे था। नहीं हुए हो जाते तो पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे। पुलिस वाले वीडियो बना रही हैं। पुलिस वाले ऊपर खड़े होकर दांत दिखा रहे हैं। वो देखो, उनकी बनाओ वीडियो, देखो कैसे दांत दिखा रहे हैं। हिंडनपुर चौकी के पास एक कट है, जिसके पास एक स्कूटी में कल एक
लड़के का शव मिला था। इसके बाद में पूछताछ में पता चला कि उसका नाम दीक्षित पाल था, जो कि आपके अर्थला क्षेत्र का रहने वाला था और इसकी वसुंधरा क्षेत्र में मोबाइल की दुकान थी। पुलिस द्वारा इस संबंध में और गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो भी जिन पर भी शक हो रहा है उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और कई टीमें गठित की गई हैं जो कैमरे से लेके और हमारे सर्विलांस संबंधी कार्य कर रही हैं। हरदोई में गंगा और रामगंगा नदियों के जलस्तर के बढ़ जाने की वजह से कटियारी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। 2011 के बाद एक बार फिर बाढ़ के पानी ने यहां के ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ से बचने के लिए ग्रामीण सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन कर रहे हैं। कटियारी क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों की फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। नदियों में आए सैलाब की वजह से कटान भी तेज हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के किसी भी अधिकारी के द्वारा उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। वहीं एसडीएम का कहना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की मदद के लिए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मामला ये है सर कि हमारे यहाँ सैलाब बहुत भारी है और हमारे कोई आराम नहीं है और ना कोई सरकार सुन रहा है और ना कोई प्रशासन सुन रहा है। हम लोग बहुत बूढ़ा में हैं और ना ही कोई हमारे लिए कोई सुविधा है। ना कोई अधिकारी है, ना कोई गली है, कोई अधिकारी नहीं है, ना डीएम है ना एसडीएम है। रामगंगा का पानी है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद में ना इधर कोई डीएम आया, ना कोई एसडीएम आया, ना कोई प्रधान भी आया, कोई भी नहीं इधर आया। घर में देख लो पानी भी भरा है। आप लोग कैसे खाना आना बन रहा है? कैसे बन रहा है? ऐसे ही बन रहा है। यहाँ पर समय कटान हो रहा है। यहाँ कोई नहीं, पर लेखपाल आया है, प्रधान साहब आया, त्रिपाल दे गए और यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आता है देखने के लिए। हम गरीब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, कैसे नहीं जी रहे, कोई यहाँ पे देखने नहीं आ रहा है। इसलिए इसकी कोई सुविधा की जाए। यहाँ पे सब रामगंगा नदी मेरे पक्के मकान थे, मैंने तोड़ लिए, जिनने यहाँ पे तरपाल लिए डाल रखे हैं, झोपड़ियाँ सारी। रायबरेली में शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचे उसके प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के बाद पेड़ पर रस्सी से बांध दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को ग्रामीणों से छुड़वाकर थाने ले आई। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। कहाँ रहते हो? बलमऊ। यहाँ किस लिए आए हो? सर मेरे को, मैं गया था उज्जैन दर्शन करने के लिए। मेरे को 4 बजे यहाँ पे रायबरेली पहुँचा था। मेरे 5 बजे की ट्रेन से ये बोली घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सो जाना, दिन में चले जाना। मैं आया 4-4:30 बजे, 4:45-50 हो गया। आके इधर सो गया। जब जाने को हुआ तो बारिश हो रही थी, इसके लिए मैं सो गया। मैं सो के उठा तो ये पकड़ के लेके आया, मेरे को यहाँ पे बांध दिया। कोई क्वेश्चन ना कुछ नहीं। तो घर के और सदस्य नहीं थे क्या जब आप आए थे? ये अंकल जी सो रहे थे इधर ही। क्या नाम है आपका? माता दीन। क्या हुआ है? हुआ ये है कि ये बहुरिया है मेरी, और बहुरिया लड़का में पटत नहीं रही, तो हम लगभग 1.5-2 साल हो गए इनका बेदखल कर दिया दोनों को। ये कई बार जहर वहर खाने का प्रयास किया, 2-1 बार, तो उसमें हम लोग फंसते, इसलिए हमने इसको बेदखल किया। फिर ये अपने मन से आई मायके से, कहे कि अब रहब नहीं की तरह, और राहत ये सब ये दुनिया भर के ठेलुआ बटोर आवत। रायबरेली की परसदीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन विनोद कौशल की खुलेआम गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। ये वायरल वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, जिसमें दलित युवक को चेयरमैन मामूली बात को लेकर सार्वजनिक स्थान पर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दबंग चेयरमैन विनोद पर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक जनप्रतिनिधि के दबंगई से क्षेत्रीय ग्रामीण में आक्रोश व्याप्त है। बताते चले कि दूसरी बार चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद से ही परसदीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद विवादित कार्यशैली से सुर्खियों में चल रहा है। सर, नगर पंचायत अध्यक्ष परसदीपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है, लड़के को मंदिर परिसर में मारते हुए। क्या है पूरा मामला और क्या जांच में क्या निकल के आ रहा है? दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखा गया है, और इसमें उस जो वीडियो है उसका सत्यता और उसके फैक्ट्स की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है, और जो भी जांच में निकल के आता है उसके अनुसार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। खबर
कुशीनगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कस्या पुलिस टीम ने रमन हत्याकांड का खुलासा किया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि क्षेत्राधिकारी कस्या ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एक आवारा कुत्ते को अभियुक्त ने बेरहमी से मारा रहा था, जिसे रमन के पिता ने मना किया, जिससे नाराज अभियुक्त ने रमन को रास्ते से हटाने की योजना बनाकर 2 अगस्त को हत्या कर दिया गया था। दिनांक 2 अगस्त को हमें सूचना प्राप्त हुई थी सुबह में कि ललित त्रिपाठी रहने वाले हैं सिरपट्टी मैनपुरी के। इन्होंने बताया था कि इनका लड़का कल से 1 तारीख से ही कहीं चला गया है, काफ़ी प्रयास किया, नहीं मिला है, जिसके उनकी तहरीर पे थाना कस्या पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीमें सक्रिय थी इनकी बरामदगी के लिए। तभी लगभग दिन के 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि उन्हीं के गाँव के एक नहर है, नहर के पुल की पुलिया के नीचे एक बच्चे की डेड बॉडी मिली हुई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर के जो कार्रवाई कराएगी, और उसमें ये भी आया कि वो जो डेड बॉडी मिली थी वो उसी बच्चे की थी, जो बच्चा नहीं मिल रहा था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की बदहाल सब्जी मंडी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लंबे समय से जूझ रही है। इस सब्जी मंडी में जहां हर वक्त गंदगी का आलम रहता है, यहाँ न तो पीने का पानी सुविधा है और ना ही कभी यहाँ साफ सफाई होती है, जिसको लेकर दुकानदारों ने इस मुद्दे को लेकर शांतिपूर्वक अपना रोष प्रकट किया। बताया गया कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर वह मंत्री से लेकर चंडीगढ़ तक लिखित शिकायतों और ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा था। अगर यही सिलसिला लगातार चलता रहा तो उन्हें अपनी दुकानें बंद करके विरोध प्रदर्शन करने पड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद शर्मा। मूलचंद जी, प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमारी इन दुकानों में कुछ भी सुविधा नहीं है और आज तक ना कोई मिली है हमें सुविधा। अब खूब सब जगह एप्लीकेशन लगाई हुई है और कुछ भी नहीं मिल पा रहा, और जितनी गंदगी कोई घाघ भी आने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। और क्या करें, मजबूरी में हमें ये कदम उठाने पड़े हैं सबके सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश यादव है। मैं मुकेश जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं जी, आप देख सकते हो ये मंडी, इसमें 150 दुकानें हैं कम से कम, और इस मंडी में ना तो कोई पीने के पानी की सुविधा है। यहाँ तक कि कोई किसान हो, चाहे कोई पैकार हो, चाहे कोई मासाखोर हो, उसे अगर पीने का पानी चाहिए तो 20 रुपए की उसे पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। इस मंडी में एक घूंट एक बूंद भी पानी पीने का नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें बरसात होते ही लाखों रुपए का नुकसान होता है इस मंडी में। इसमें कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज की सुविधा नहीं है। एक बारिश में सब आड़तियों का लाखों रुपए का नुकसान होता है। जो फड़ों में माल लगे होते हैं सब पानियों में बह जाते हैं। इस सबसे मुख्य कारण तो ये है इसमें, और सबसे मुख्य कारण जो ये कट बंद हुआ है उससे इन दुकानों को फेल होने का मुख्य कारण है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह यादव है। सर, प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है आपने, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? सर, हमारी मांगे है ये मार्केट कमेटी से भी, हमने ये प्लाट 2006 में लिए थे, जो आज तक भी हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई। आज दिनांक 18/8/2023 चल रहा है, जिसके लिए हम कितनी बार कंप्लेंटें कर चुके हैं। जो स्थानीय अधिकारी है इनको, अपने मार्केट बोर्ड को, पंचकुला को, सीए अपना बैठते हैं अपना पंचकुला चंडीगढ़, उनको, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार के सामने भी हम कई बार गुहार लगा चुके हैं। ना हमारे लिए पीने का पानी है, ना कोई सीवरेज है, ना ही कोई पानी से संबंधित जो बरसात का पानी भर जाता है इसकी निकासी का कोई पर्याप्त वो है इंतजाम इनके पास। कोई भी मतलब गंदगी से भरी हुई मंडी है। कट हमारा बंद कर दिया गया जीटी रोड का, आज तक भी कट बंद होने के बाद में हमारे काम धंधे सब फेल हो गए। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।